नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। बंगाल की खाड़ी से सटे तमिलनाडु और पुडुचेरी के समुद्री तटों से आज आधी रात के बाद साइक्लोन निवार टकराएगा। इस दौरान 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है और इसके साथ ही रेड अलर्ट भी जारी किया है। और इसी के साथ हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तूफान से निपटने की तैयारियां कितनी हैं ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर यह तूफान जो है अपने साथ तबाही लेकर आ सकता है और तस्वीरें इस बात की गवाही पहले भी देती रही हैं और इसी के मद्देनजर तमाम तैयारियां की गई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना भयंकर ये तूफान है और इससे बचने के लिए तमाम लोगों को एहतियातन कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब ये तूफान टकराएगा उस वक्त लोगों की जान बचाई जा सके, लोगों को बड़ी से बड़ी संख्या में रेस्क्यू किया जा सके, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए इससे जुड़ी हुई हर जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए। इससे पहले भी आपको मालूम है कि अलग अलग तूफान जो हैं वो भारी तबाही मचाते रहे हैं और इन सब के बीच ये जो तूफान आ रहा है और किस तरीके से लोग नजर बनाए हुए हैं। आज आधी रात का वक्त है और आधी रात को जब ये समुद्री तट से टकराएगा निवार नाम का ये तूफान, तब कितनी तबाही मचती है और किस तरीके की तैयारियां हैं लोगों को बचाने के लिए, वो तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। भारी बारिश हो रही है कई जिलों में। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से ये तूफान टकराएगा और उससे पहले ही मौसम जो है वो किस तरीके से बदल चुका है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान टकराने वाला है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं, 30 टीमें एनडीआरएफ की लगी हुई हैं। क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? जी, हम लोग को समुद्र का बहुत नजदीक है, फिर भी डर लग रहा है। फिर भी क्या करेगा, अभी क्या हो रहा मालूम नहीं, ऊपर वाला क्या कैसा है मालूम नहीं हो रहा। फिर भी दिन भर डर के हम लोग को दो दिन हो गया, फिर भी आज ही कल ऐसा है साइक्लोन होएगा बोल रहा है, ऐसा कोई न्यूज था, क्या करेंगे मालूम नहीं। फिर भी कोई भी बड़ा बड़ा नेता लोग आ रहा जा रहा, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं है। क्या तकलीफ हो रहा है? 2 दिन से बारिश हो रहा है ज्यादा। हाँ जी, हम लोग को क्या करेगा जी, डेली हम लोग को नौकरी वाला, फिर भी आज भी छुट्टी कल भी छुट्टी, क्या करेंगे मालूम नहीं। 4-5 दिन हो गया ड्यूटी पे नहीं जा रहा हम लोग को, क्योंकि हम लोग को अमीर नहीं है, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, फिर हम लोग को रोजी का रोटी खाना है, ऐसे चलता है। फिर क्या करेगा। मेरा नाम विजय कुमार जी, हम चेन्नई का। और जी और कोई हिंदी बात? सर अभी 2 दिन साइक्लोन जो आ रहा है इसके वजह से बहुत सारे बारिश आ रहा है। 2 दिन से बारिश, ज्यादा बारिश है ना इधर। क्या बोलना चाहते हैं? अभी तो ज्यादा बारिश है इधर। बारिश में क्या है, इधर तो किनारे है ना, दरिया के किनारे ज्यादा लोग है, इन लोगों को पूरे को तकलीफ होता है कि तो पूरे में घर के अंदर पानी आ जाता, वो पूरे को क्या नहीं होता, तकलीफ पड़ता है पूरा इधर। आप समुद्र के पास है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कॉर्पोरेशन के वजह से? नहीं, वो आके मालूम होता है उनको, मालूम नहीं क्या, इधर तो फिरते रहते घूमते रहते, इधर कैसा भी मालूम होगा उनको, मालूम होता रहता है। फिर भी अभी वो तूफान ज्यादा है ना, अभी कौन भी इधर आके देखे नहीं, इसके ऊपर आएंगे इंशाल्लाह। क्या कुछ तकलीफ हो रहा है बारिश की वजह से? बारिश के वजह से तकलीफ है तो पूरे को तकलीफ है, पूरे को तकलीफ है इधर। पूरे गरीब लोग है ना, पूरे भी कोई भी मालदार नहीं इधर, पूरे भी गरीब लोग ही है। जरूर आके इंशाल्लाह, क्या बोलने का उनको, पूरे गवर्नमेंट हम लोग काम आए तो अच्छा रहेगा। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम खाजा है। वो ऑटो हकालते उसमें जाए तो जुनून को खाना नहीं तो चाय भी नहीं इधर में, खाली नाम तो समंदर है, समंदर को क्या फायदा समंदर में। तो लोगों में डर है, सुना आपने कि कामकाज भी ठप है पिछले कई दिनों से और इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं तमाम, लेकिन लोगों की बात आपने सुनी कि जब तूफान टकराएगा तो क्या आलम होगा, ये
उनके जहन में खौफ पैदा कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त एसएन प्रधान साहब जुड़ गए हैं, एनडीआरएफ के डीजी हैं। आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अतुल भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले एसएन प्रधान साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कैसे तूफानों ने तबाही मचाई है। जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं जहां से ये तूफान आज आधी रात टकराने वाला है, वो किस तरीके का इलाका होगा और किस तरह के इंतजामों की जरूरत होगी? एनडीआरएफ की तमाम टीमें लगी हुई हैं, लेकिन प्रायोरिटीज क्या क्या हैं आप लोगों की? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि साइक्लोन का असेसमेंट पहले किया जाता है, और जो असेसमेंट है वो इसको वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में रखा गया है। वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी वो होती है जिसका पैरामीटर्स होता है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चले और या उससे ज्यादा, और गस्टिंग स्पीड जो बताया गया है आईएमडी द्वारा वो 145 तक हो सकता है। जो उसूल जिस पर हम लोग अमल करते हैं एनडीआरएफ की तरफ से कम वो ये है कि तैयारी मुकम्मल उस लिहाज से हो जो हायर साइड हो या वर्स्ट केस सिनारियो हो। तो वर्स्ट केस सिनारियो के हिसाब से हम लोग 140-130 की हवा के अनुपात में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और उसका सीधा मकसद ये होता है कि इवैक्यूएशन समय पर हो या समय रहते हो जाए, और साथ ही साथ लोगों को साइक्लोन शेल्टर्स में ले लिया जाए। जो भी इंतजामात हो वो आज शाम तक हो जाए, क्योंकि जो लैंडफॉल है वो अब थोड़ा सा डेफर हो गया है। वो अब मिडनाइट के बाद स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग में, या कहने का मतलब है कि हो सकता है 2 बजे के बाद या 3 बजे अहले सुबह के बाद ये लैंडफॉल हो जी। तो इसलिए आज रात तक का वक्त है जबकि ये सारी तैयारियां की जा सकें। जी सर, आपने कहा कि इवैक्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से लोगों को हटाना। अभी तक कितनी संख्या में लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है? और आप कह रहे हैं कि आज शाम तक का ही वक्त है, उसके बाद से मौसम और खराब होने लगेगा। तो अब तक कितने इलाके होंगे वहां पर जहां पर लोग फंसे हुए हैं तटीय इलाकों में? अभी भी कितनी संख्या वैसे लोगों की होगी सर? देखिए, तटीय इलाकों में कच्चे और पक्के मकान दोनों हैं। जो कच्चे मकान है उनको प्रायोरिटी दी गई है ताकि वहां से लोग हट सकें और साइक्लोन शेल्टर्स में जा सकें। अच्छी बात यह है कि ये स्टेट गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एनडीआरएफ उसको फैसिलिटेट करती है एज अ फोर्स ऑफ असिस्टेंस उनके रिक्विजिशन पर। तो जो सूचना मुझे मेरे कमांडेंट ने दी है, जो रेखा नाम्बियार कमांडेंट है वहाँ एनडीआरएफ बटालियन की, वो खुद बैठी हुई है सुबह से स्टेट ऑपरेशन कंट्रोल रूम में और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने मुझे अभी सूचित किया है कि 30 से 40 हजार से ज्यादा लोगों को अब तक सेफ स्थानों में, शेल्टर्स में ले लिया गया है, और लोगों को भी ले जाने की प्रक्रिया जारी है। पौंडीचेरी में ये संख्या करीब 10,000 के आसपास है। तो इस तरह से दोनों राज्य मिला दें तो 50,000 से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी मूव किया जा चुका है, और जो सुविधाएं देनी है उसको वो लोग अमल कर रहे हैं। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, सबको ध्यान रखना होगा कि ये कोविड का समय है, तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल साइक्लोन रिस्पॉन्स है, ये कोविड के समय में रिस्पॉन्स है, तो उसके अनुरूप भी तैयारियां हो रही हैं। जी, यही मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहती थी कि कोविड को ध्यान में रखते हुए किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि शेल्टर होम्स में अगर ले जा रहे हैं लोगों को तो वहां पर तमाम एहतियात बरतने पड़ेंगे, और इसके साथ ही किस तरह के एहतियात बरतने के लिए आप लोगों ने आम लोगों को कहा है? बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग तटीय इलाकों में फिलहाल मौजूद हैं और आसपास के कितने बड़े इलाके हैं जिनको ये तूफान प्रभावित करेगा सर, और उन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? जो अच्छी बात है कि आईएमडी ने करीब 2 दिन पहले ही तूफान के ट्रैक को ऑलरेडी प्लेस कर दिया था, और एग्जैक्टली उसको प्लेस कर दिया था कि ये ट्रैक और ये लैंडफॉल एरिया होगा। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो करीब 5 से 6 जिले तमिलनाडु के और पौंडीचेरी का पूरा इलाका अफेक्टेड होने की संभावना है। हवा कम से कम वहाँ इम्पैक्ट करेगा, तो उसी के मद्देनजर कार्रवाइयां की गई हैं। और इन्हीं इलाकों में जो कि प्रत्येक जिले का पॉपुलेशन 15 से 20 लाख के आसपास होने के अनुमान है, तो एवरेज वो कर रहे तो कुछ करोड़ों में ये संख्या जाएगी। लेकिन सभी लोग अफेक्टेड नहीं होंगे, जो कोस्टल लाइन्स पे हैं वो अफेक्टेड होंगे, और कच्चे घरों में अफेक्टेड होंगे, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ। तो उन लोगों को फोकस किया जा रहा है, उन लोगों को हटाया जा रहा है। और आगे जो कार्रवाई हो रही है वो प्रचार प्रसार की कार्रवाई भी हो रही है, इमरजेंसी किट देने की भी कार्रवाई हो रही है। ये सारी कार्रवाई जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि कोविड के समय में, तो कोविड के समय में ये अब स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि जितने साइक्लोन शेल्टर्स ट्रेडिशनली बने हुए थे उसके इतर
कुछ बिल्डिंग्स को हायर किया है कॉन्ट्रैक्ट पर या फिर रिक्विजिशन किया है स्कूल बिल्डिंग्स को और दूसरे ऐसे पब्लिक बिल्डिंग्स को, ताकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से जो साइक्लोन शेल्टर पहले 200 को एकोमोडेट कर पाता हो, आप वो 100 एकोमोडेट करेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। तो उसके अनुपात में कार्रवाई की जा रही है और मुझे लगता है कि जो 19 टीमें एनडीआरएफ की हैं और 6 टीमें पौंडीचेरी में भी हैं, तो 25 टीमें एनडीआरएफ की लगी हुई हैं। तो लगातार कल सुबह से ही लगातार काम पर लगी हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि कम से कम जान माल की क्षति में हम लोग इसको डील कर पाएंगे। हम यही उम्मीद कर रहे हैं और आपने बिल्कुल सटीक बात कही कि कोविड की वजह से जाहिर है कि जो साइक्लोन सेंटर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा जितना हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की जान बचानी। एक और सवाल आपसे, फिर मैं अतुल के पास भी जाऊंगी। अभी कुछ देर पहले हम लोगों की बात सुनवा रहे थे सर, और वहां पर जो तटीय इलाके में रहने वाले आमजन हैं उनकी तकलीफ ये भी है कि 3-4 दिनों से काम नहीं है उनके पास, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। कोविड की वजह से पहले से ही परेशानी थी और अब तूफान के बारे में जैसे ही मौसम विभाग ने अलर्ट किया उसके बाद से ही सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों तक पीने का पानी, खाने के लिए सुविधा पहुंचे, इसके इंतजाम किस तरीके से किए गए हैं और क्या अभी और कितना किया जाना बाकी है? देखिए, ये तो एनडीआरएफ के दायरे में नहीं है। एनडीआरएफ एज अ फोर्स ऑफ असिस्टेंस जाती है और स्टेट एक्विजिशन करता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करता है। लेकिन जो सूचना मुझे मिल रही है, जो ये मैं मेरे सूचना के आधार पर ही कह सकता हूँ कि ये इन सारी कार्रवाइयों पर ऑलरेडी अमल हो रहा है। निश्चित रूप से कुछ लोग के पास हो सकता है सर्विसेज पहुंची नहीं हो, लेकिन साइक्लोन का समय है, थोड़ा सा इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत वक्त लगे। लेकिन आई मस्ट से दैट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तालमेल के साथ काम कर रहा है और काफी प्रोएक्टिव होकर काम कर रहा है और उसमें एनडीआरएफ की भी मदद ली जा रही है और स्वयं भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आई एम श्योर दे आर ऑन द जॉब एंड दे विल बी एबल टू डिलीवर। ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ सर। मैं फिर से एक बार लौटूंगी, लेकिन जमीनी हालात अभी क्या है और किस तरह मौसम बदला है, भारी बारिश हो रही है, जानकारी के लिए हम सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। अतुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, लोगों की बात भी हम सुनवा रहे हैं और वहां पर कैसे बारिश हो रही है, तकलीफें लोगों को बहुत हो रही हैं, अभी ताजा जानकारी क्या है? क्योंकि कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, आधी रात के करीब ये तूफान तटीय इलाकों से टकराएगा। बिल्कुल सही कहा शुभ्रा आपने कि इस वक्त हालात वहां पर थोड़े खराब नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से आपने तस्वीरें भी दिखाई और वहां के लोगों की, आम लोगों की प्रतिक्रिया सुनाई थी, तो उन लोगों ने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से दिक्कत है और अब ये दिक्कत बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था। प्रधान साहब ने जैसा अभी आपसे चर्चा में बताया कि तमाम तरह की तैयारियां एनडीआरएफ भी कर रही है और तमाम और एजेंसियां भी हैं जो कि प्रदेश की हैं या फिर केंद्र से भी, तो उनके जरिए लोगों को सही तरीके से सुरक्षित जो कोस्टल एरियाज हैं वहां से बाहर निकाल लिया जाए। बहुत सारे लोगों को वहां से निकाल भी लिया गया है और लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए भी कहा गया है। लेकिन फिर भी ये आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि देर शाम तक या आधी रात तक, जैसा आपने बताया कि जब ये तूफान प्रचंड तौर पर दिखाई देगा, इसके धमक उस वक्त महसूस होगी, तो आप समझिए कि फिर दिक्कत कितनी बढ़ जाएगी और फिर वहां पर लोगों के लिए मुश्किल होगी। और खास तौर से जो कोस्टल एरिया पर है वो लोग जिनके कच्चे मकान, उनके लिए तो उनको सबसे पहली प्राथमिकता है कि वहां से हटाया गया। अभी से वहां पर बारिश बहुत तेज हो रही है और धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है, लेकिन जब हवा 120 और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी तो आप अंदाजा लगाइए कि तस्वीर क्या होगी। जैसा मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी, तमिलनाडु का जो मल्लापुरम इलाका है और पुडुचेरी कराईकल, इन दो जगहों को एक तरीके से सेंटर माना गया है कि यहां से ही टकराएगा तूफान सबसे पहले, लेकिन उसका दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा। हालांकि बेहतर स्थिति ये इस वक्त कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत ने टेक्नोलॉजी के तौर पर इन चीजों को लेकर बहुत सक्रियता दिखाई और उसका नतीजा है। इसके पहले आप देखिए अम्फान तूफान आया था, तब भी तैयारी पुख्ता की गई थी और कम से कम वहां पर नुकसान हुआ था। इस बार भी यही कोशिश की गई है और इसको लेकर लगातार सेंट्रल की तरफ से भी निर्देश दिए गए थे। पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित राज्य है और तमिलनाडु, इन तमाम जगहों पर प्रदेश की सरकार और उसके साथ साथ फिर कहें कि सेंट्रल एजेंसी, ये दोनों मिलकर तालमेल बिठा रही हैं और एनडीआरएफ के जरिए, तटरक्षक जो जवान है उनके जरिए उन तमाम लोगों को वहां से पहले ही निकाला गया। लेकिन सबसे बहुत बड़ी संख्या में लोगों, पूरे कर लें अपनी बात। जी शुभ्रा, सवाल यही था कि एक तरफ तूफान और उसके बाद मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि एल नीनो की वजह से थोड़े दिन के बाद भी इसका असर दिखाई देगा और शीतलहर, एक प्रचंड शीतलहर भी आ सकती है। ये अपने आप में एक और खतरनाक बात कही है और आशंका जाहिर की गई है मौसम विभाग। यही सवाल मैं लेकर एसएन प्रधान साहब आपके पास आती हूँ।
क्योंकि आप लोगों ने तैयारियां तो पूरी कर ली हैं और वो तैयारी चल भी रही है, शाम तक वहां पर बाकी बचे हुए लोगों को भी इवैक्यूएट किया जाएगा, ये आप बता रहे हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान टकराएगा और आगे इसकी रफ्तार बढ़ भी सकती है। एक टाइम फ्रेम कितना आप लेकर चल रहे हैं, कितने घंटे के लिए ये पूरा खतरा अपने सबसे प्रचंड रूप में हो सकता है, जिसके लिए खासतौर से आप लोगों ने तैयारियां की है? देखिए, ये अभी जो IMD का जो अनुमान है, पूर्वानुमान है, वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। और जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि ये पहले अनुमान किया गया था कि ये मिडनाइट के आसपास, आधी रात के आसपास लैंडिंग करेगी, लेकिन साइक्लोन अब जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है और ये अनुमान है कि 2 बजे या 3 बजे के बाद देर रात में ये लैंड करेगा। तो जो विंडो है हमारे पास वो अभी से लेकर सुबह तक का है, लेकिन सुबह तक इंतजार नहीं किया जा सकता। जो कार्रवाइयां हैं मैं देर शाम तक खत्म करने के लिए हम लोग प्रोएक्टिव होकर इसको कर रहे हैं। लेकिन ये जो विंडो है जिसके बारे में आपने कहा एक्शन का, ये एक्शन का विंडो बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर हम लोग मानते हैं। बिफोर द साइक्लोन हम लोग जरूर मैक्सिमम प्रिवेंटिव कार्रवाई करेंगे। ड्यूरिंग द साइक्लोन भी NDRF की टीमों का ये प्रिंसिपल है कि जैसे ही हवा थोड़ी सी कम होगी, हम लोग बाहर निकलकर जो रोड्स क्लियरेंस और ट्रैफिक नॉर्मल हो सके, या कुछ पोल्स गिर गए हैं या टेलीकॉम टावर्स गिर गए हैं, उनके रिपेयर्स में मदद करते हैं। और उसके बाद वाटर लॉगिंग का जो सिलसिला होगा, क्योंकि इस बार बारिश ज्यादा होने की संभावना है, तो वाटर लॉगिंग होगा, हो सकता है थोड़ी सी फ्लडिंग कहीं कहीं इलाकों में हो जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने रबर बोट्स भी रखे हुए हैं, ट्री कटर्स भी रखे हुए हैं, पोल कटर्स भी रखे हुए हैं और सारी तैयारियां हैं। और उम्मीद है कि इन तैयारियों के साथ हम लोग चल रहे हैं तो वी विल बी एबल टू हैंडल। जी सर, बारिश शुरू हो गई है और लगातार स्थिति खराब होती जा रही है और आप बता रहे हैं कि तमाम तैयारियां NDRF की तरफ से और प्रशासन जो सरकार है उसकी तरफ से की जा रही हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जिसका जिक्र अतुल अभी कर रहे थे, कि टेक्नोलॉजी पहले की अपेक्षा विकसित हुई है। पहले जब ऐसे तूफान आते थे जान माल का नुकसान ज्यादा होता था। एक एस्टिमेशन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान की संभावना है, आशंका किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा जान माल की तबाही की बताई जा रही है, और अगर पहले की अपेक्षा हम देखें तो क्या टेक्नोलॉजी के लिहाज से तैयारियां बेहतर हैं, और किन किन तैयारियों का आप खासतौर से जिक्र करना चाहेंगे जिनकी जानकारी आम लोगों को होनी चाहिए अगर वो हमें देख रहे हो इस वक्त? देखिए, जो अतुल जी ने कहा वो बहुत सही बात है, दिगर बात है। आप 1999 के बारे में सोचिए, सुपर साइक्लोन उड़ीसा में आया था अक्टूबर के महीने में, और मुझे याद है कि इतनी तबाही थी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार खुद ये समझ नहीं पा रहे थे कि आगे की कार्रवाई क्या, रणनीति क्या होनी चाहिए। वो 20 साल पहले की बात है और आज 20 साल बाद हम लोग 2020 में है, 2020 में है, और वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस। आप ये मानकर चलिए कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी और प्रेडिक्शन के आधार पर हम लोग साइक्लोन की गति, साइक्लोन का लैंडफॉल, ये सब बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे, और नतीजतन और तैयारी भी पूरी नहीं थी, तो नतीजतन 10,000 से ज्यादा लोग कहते हैं कि 20,000 तक की डेथ हुई थी। और अब एक और सुपर साइक्लोन अम्फन हुआ इसी साल, 20 साल के बाद एक दूसरा सुपर साइक्लोन आजाद भारत के इतिहास में बे ऑफ बंगाल में हुआ दूसरा सुपर साइक्लोन, और इसका जो डेथ टोल है वो 100 से नीचे, मतलब 1% से भी नीचे, तो 0.1% के आसपास। तो ये आप समझ सकते हैं द डिस्टेंस इंडिया हैज ट्रैवल्ड। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, और इसके लिए मैं क्रेडिट दूंगा हमारे जो प्रेडिक्शन सर्विसेज हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इनकॉयस और GSI, ऐसे जो सर्विंग एजेंसीज हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर, तो जो प्रेडिक्ट करती हैं तूफान के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में या अन्य तमाम डिजास्टर्स के बारे में, तो उससे जो लीड टाइम मिलता है NDRF जैसे एजेंसी को, जो लैंड जो ऑन ग्राउंड काम करती है, तो ये लीड टाइम मिल गया। तो आप ये समझिए कि इस तूफान के आसार को देखते हुए हम लोग 4 दिन पहले से ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट कर चुके थे। अम्फन में हम लोग 7 दिन पहले डिप्लॉयमेंट कर चुके थे। फोनी साइक्लोन में 15 दिन पहले डिप्लॉयमेंट कर चुके थे। तो वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, और पूरे भारत को इस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूं कि देयर इज नो फिनिशिंग लाइन टू एक्सीलेंस, और हम लोगों को और भी बेहतर करने की जरूरत भी है, और हम लोग कर भी रहे हैं। वी आर लर्निंग एज वी आर गोइंग। और जहां तक निवार का सवाल है, ये जो साइक्लोन है इसमें क्योंकि एक मीडियम टर्म साइक्लोन है, ये एक्सट्रीम नहीं है, तो होपफुली वी शुड बी एबल टू हैंडल इट विद द प्रेजेंट प्रिपरेशन।
अभी जो मौसम है, अभी जो बारिश हो रही है, क्या अभी भी कुछ नुकसान की जानकारी वहां पर मिली है आप लोगों को? और जो सवाल मैंने पूछा आपसे सर कि कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हो सकती है, और वहां के लोगों के लिए क्या संदेश देंगे आप, जो इंतजामात आप लोगों ने किए हैं और लगातार करवा रहे हैं उसको? देखिए, जो कोस्टल जिले हैं वो 6 जिले हैं जो नॉर्दर्न तमिलनाडु के जिले हैं। चेन्नई से नीचे जो भी जिले हैं यही सब अफेक्टेड एरिया में आते हैं या इम्पैक्ट एरिया में आते हैं। और जहां तक आंध्र प्रदेश का सवाल है, नेल्लोर और चित्तूर वो भी तमिलनाडु से सटे हुए जिले हैं, तो वो इम्पैक्ट एरिया में आते हैं। और पौंडीचेरी का लगभग पूरा इलाका इम्पैक्ट एरिया में आता है। तो मेरा ये संदेश, और मैं पहले भी कह रहा हूं बार बार, कि वी शुड अर्र ऑन द साइड ऑफ कॉशन। अगर आपको किसी ऐसे शहरी को ऐसा लगता है, किसी गांव वाले को ऐसा लगता है कि मेरा घर वनरेबल है, तो उसको डाउट में रहना नहीं चाहिए, उसको वहां से हट जाना चाहिए। सफिशिएंट साइक्लोन शेल्टर्स बने हुए हैं, सफिशिएंट साइक्लोन शेल्टर्स रिक्विजिशन है, वहां चला जाना चाहिए। और साथ में एक इमरजेंसी किट जरूर लेना चाहिए। जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं और अगर एक अननोन एरिया में जाते हैं, जैसे एक इमरजेंसी किट लेते हैं ताकि 2-3 दिन सर्वाइव कर सके। हालांकि 2-3 दिन की शायद जरूरत या गुंजाइश नहीं होगी, लेकिन अगर जरूरत पड़े भी तो 2-3 दिन के सामान को हाथ में लेकर, कुछ कपड़े, कुछ मेडिसिन, कुछ पैसे, पानी, ये सब लेके साथ में चले तो इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर एनीबडी। क्योंकि ये मानना बड़ा जरूरी है कि डिजास्टर को फेस करना केवल प्रशासन का काम नहीं है, आम आदमी का काम है, सिटीजन का भी काम है, और वी शुड ऑल बी प्रिपेयर्ड। बिल्कुल, आम लोगों की जिम्मेदारी भी है कि वो अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। कोविड का समय चल रहा है और इस लिहाज से भी जो सर ने बताए हैं तमाम एहतियात बरतने के लिए, अगर हमारी आवाज पहुंच रही है उन तटीय इलाकों में और आसपास के इलाकों में जो लोग हैं उन तक, तो वो उन एहतियातों का जरूर ख्याल रखें। और इस तूफान से जुड़ी हुई जो भी जानकारी होगी हम आगे भी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर, हमसे